बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब बड़ी तफसील के साथ अपना मौक़िफ़ लेकर आई है। देखिए, पहले जो मौक़िफ़ है वो सबसे पहले 9 मई के हवाले से जो इस मरतबा शुरुआत होती है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ चेयरमैन जो बानी चेयरमैन है इमरान खान साहब, उनके स्टेटमेंट आना शुरू करते हैं। और उसके बाद जो है जो एक बड़ी शुरुआत है वो DGISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है। वो लगभग सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस 9 मई पे शिफ्ट हो जाती है। फिर उसके रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने बयान देती हैं। फिर जो आर्मी चीफ का स्टेटमेंट आया तो उसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फाइनली एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसके अंदर वो सारी चीजों पे अपनी वजाहत कर रहे हैं। 7 मई 2024 को DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल के हवाले से तहरीक इंसाफ की वजाहत। तहरीक इंसाफ ये कह रही है क्योंकि उस रद्द-ए-अमल के ऊपर बहुत सारे लोग परेशान हो गए, हैरान हो गए कि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि इदारे की जानिब से एक मौक़िफ़ लिया जाए और उस पर इतना सख्त रद्द-ए-अमल किसी सियासी जमात की तरफ से सामने आए। नॉर्मली हमने ऐसा होते हुए नहीं देखा, लेकिन तहरीक इंसाफ अब ये बता रही है कि हमारा ऐसा रद्द-ए-अमल क्यों था। इसके ऊपर जो उन्होंने एक बाकायदा डिटेल्स जारी की है वो ये कह रही है कि जनरल अहमद शरीफ की 7 मई 2024 की प्रेस कॉन्फ्रेंस नफरत, हकारत, बुग़्ज़ और बेबुनियाद सियासी इल्ज़ामात से भरपूर थी जो पाकिस्तानी कौम के लिए इंतहाई तकलीफदेह थी। तहरीक इंसाफ बतौर पाकिस्तान की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात इस अमर की मकरूज थी कि कौम पर हकारत के लहजे में लगाए गए भयानक और लग़्व इल्ज़ामात का भरपूर जवाब दे। यानी मजबूर है तहरीक इंसाफ जवाब देने पे। तहरीक इंसाफ ने यह जिम्मेदारी एहसन तरीके से इखलाकियात के दायरे में रहकर अदा की है और जवाबी इल्जाम तराशी के बजाय सिर्फ हकायक की दुरुस्तगी की है और चंद सवालात किए हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि इन सवालात का जवाब धमकी के बजाय हकायक की सूरत में दिया जाएगा। ये अमर अफसोसनाक है कि एक आला फौजी अफसर ने प्रोफेशनल तर्ज अमल अपनाने की बजाय तहरीक इंसाफ की मुखालिफ और कौम की जानिब से मुस्तरद शुदा सियासी जमातों का झूठा और जहरीला बयानिया मिनो अन अपनाया है। हम मुतालबा करते हैं कि इस गैर जिम्मेदाराना अमल पर मुतल्लिका अहलकारों से महकमाना बाज़पुरस की जाएगी। हम ये वादे करना चाहते हैं कि आईनो कानून के दायरे में रहकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले पाक अफवाज के तमाम अफसरान और सिपाही हमारे लिए काबिल एहतराम हैं और हम उनकी कदर करते हैं। तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात पाकिस्तान की अफवाज के तमाम शोहदा की कदर करती है, उन्हें पाक धरती का झूमर मानती है और उनकी किसी किस्म की बेहुरमती का सोच भी नहीं सकती। अलबत्ता तहरीक इंसाफ इस सिलसिले में वजाहत करना चाहती है कि हम किसी सूरत अवामी राय अम्मा की तौहीन और अवामी मैंडेट को हकीर समझने के अमल को नजरअंदाज नहीं करेंगे और भरपूर अंदाज में अवामी रद्द अमल की जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ अदा करेगी। पाकिस्तान की अवाम ने गुज़िश्ता 9 मई से लेकर आज तक बदतरीन रियासती फस्तायत और जबर के बावजूद तहरीक इंसाफ को अकेला नहीं छोड़ा। इसीलिए हम भी किसी सरकारी मुलाजिम के हाथों पाकिस्तान की अवाम की तौहीन नहीं होने देंगे। यह अमर भी अफसोसनाक है कि DGISPR ने अवामी राय अम्मा को गलत आदादो शुमार के जरिए झुटलाने की कोशिश की। हम आखिर में इस चीज की वजाहत करते हैं कि मुसलसल महादराई पाकिस्तान के मफाद में नहीं है और पाकिस्तान को इस्तेहकाम की जरूरत है। यह बिल्कुल एक रियलिटी है और यह सब मानते हैं। जिसके लिए जरूरी है, इस्तेहकाम लाने के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान को फार्म 47 की कठपुतलियों के हवाले करने की बजाय हकीकी अवामी नुमाइंदों के जरिए चलाने की आईनी जिम्मेदारी पूरी की जाए। अब तो यह जिम्मेदारी जो है वो अदालतों की है, अब तो कोई और कुछ कर नहीं सकता। वैसे एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल तो होता है पाकिस्तान में, लेकिन एक्चुअल जो जिम्मेदारी है वो तो अब अदालतों की है। फिर तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने भी इस पर एक स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने कहा कि दस्तूर, कानून और जमहूरियत की लाश बिछाने वाले 1 साल बाद भी 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की ओट में अपने मकरू चेहरे छुपाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के सारे हकीकी किरदार और उसके मुहर्रिकात आज कौम के सामने अयां हैं, उनका मुहासबा बाकी है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि 9 मई के इन्हीं हकीकी मुजरिमों की खाल बचाने के लिए दस्तूर की धज्जियां उड़ाकर 8 फरवरी को आवाम के मैंडेट पर खुला डाका डाला गया और इक्तदार चोरों के सपुर्द कर दिया गया। 9 मई को अपनी आमरीत के दवाम के एक वसीले के तौर पर इस्तेमाल करने वाले आज भी इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आला सतही अदालती तहकीकात से गुरेजा हैं। अच्छा, ये जो अदालती तहकीकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भाग रही है ना, इस पे अब कुछ ऐसे लोगों का मौकिफ आना शुरू हुआ जो नवाज शरीफ के बहुत करीब है। वो मौकिफ मैं आपको अभी सुनाता हूं वो क्या कह रहे हैं। देखिए, अदालती तहकीकात किसको सूट नहीं करती और किसको करती हैं। तहरीक इंसाफ तो कह रही है कि 9 मई की आजादाना, साफ और शफाफ पूरी इंक्वायरी करें, जो लोग जिम्मेदार हैं उनको कानून के मुताबिक सजा दी जाए और किसी को माफ ना किया जाए। अब 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के मनसूबा साथ आज भी कौम को बताने से कासिर हैं कि किसके हुक्म पर जनरल रिटायर्ड नजीर भट्ट नामी चेयरमैन नैब ने इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नीम फौजी दस्तों के जरिए अगवा करवाया। 9 मई के हकीकी जिम्मेदार आज भी कौम से छुपा रहे हैं कि किसने इमरान खान के तज़हीक अमेज अगवा के मनाजिर कंट्रोल्ड मीडिया पर घंटों नशर करवाए। 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हकीकी मनसूबा साज 1 साल बाद भी कौम को नहीं बता रहे कि इमरान खान को अगवा करते ही किसके हुक्म पर हाई कोर्ट की CCTV फुटेज चोरी करवा ली गई। 9 मई के मुजरिम कौम को यह भी नहीं बता रहे कि इमरान खान को अगवा करते ही किसके हुक्म पर लाहौर में कोर कमांडर हाउस और मुल्हिका इलाकों की सिक्योरिटी पर मामूर सैकड़ों फौजी, नीम फौजी और पुलिस एहलकारों को क्यों हटा लिया गया।
9 मई के मंसूबा साज कौम को यह भी नहीं बता रहे कि सिविल कपड़ों में मलबूस शरपसंदों को किसने फौजी गाड़ियों में बिठाकर पुरअमन मुजाहिरीन की सफों में दाखिल किया, जिसके मनाजिर पूरी दुनिया ने देखे। 9 मई के असल मुजरिम आज भी कौम को नहीं बता रहे कि किसके हुक्म पर निहत्ते पुरअमन शहरियों पर गोलियां बरसाई गई और दर्जनों बेगुनाह पाकिस्तानी जख्मी, अपाहिज और शहीद किए गए। और उन्होंने कहा कौम को यह भी नहीं बता रहे कि इमरान खान के अगवा के फौरन बाद कैसे मुल्क भर से 10,000 से जायद सियासी कारकुनों को आनन फानन उठा लिया गया। यह जवाब भी नहीं दिया जा रहा कि कैसे बगैर किसी तहकीक और अदालती कार्रवाई के किसके हुक्म पर पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों के घरों में तोड़ फोड़ की गई, जो आज भी जारी है। यह भी नहीं बता रहे कि किसके हुक्म पर 9 मई को तहरीक इंसाफ को कुचलने के एक भोंडे जवाब के तौर पर इस्तेमाल करने की मकरूह रियासती कोशिश की गई। यह भी नहीं बता रहे कि किसके हुक्म पर मुल्क में जबरी तलाकों के मकरूह सिलसिले का आगाज किया गया। यह भी बताने में नाकाम है कि तहरीक इंसाफ से अलग होकर इस्तेहकाम नामी सियासी अस्तबल का हिस्सा बनने वाले 9 मई के मुबज्जना मरकजी मुल्जिमान के गुनाह प्रेस क्लब की कुर्सी पर बैठते या कैमरे के सामने आते ही कैसे धुल जाते हैं। ये बहुत अहम है। यानी फरूख हबीब एक बहुत अहम मुल्जिम है 9 मई का, और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका नाम 9 मई के अंदर शामिल था, लेकिन फिर हमने देखा कि उनमें से किसी को भी मुराद रास हो गए और लोग हो गए, उनके नाम शामिल थे, लेकिन फिर वो जैसे ही उन्होंने अपनी पार्टी बदली तो वो नाम उनके कहां गए पता ही नहीं चला। अच्छा, 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हकीकी जिम्मेदार कौम को नहीं बता रहे कि झूठे सियासी मुकदमात में गैर कानूनी फैसलों के हुसूल के लिए किसके हुक्म पर खुफिया एजेंसियों को जजों की ख्वाबगाहों में खुफिया कैमरे लगाकर अदालतों को नकेल डालने की कोशिश की गई। यह भी नहीं बताया जा रहा। इसके बाद ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 1 साल से जो जबर है, फस्तायत है और बदमाशी का निशाना बनने के बावजूद 9 मई की आजादाना, गैर जानिबदाराना और आला सतही अदालती तहकीकात के मुतालबे पर अब तक खड़ी है। साथ ही साथ तहरीक इंसाफ ने कहा कि 9 मई को रियासती बदमाशों की गोलियों का निशाना बनने वाले निहत्ते और मासूम शोहदा और उनके अहले खाना से यकजहती का इजहार करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालतों से उनके लिए इंसाफ और कसास का मुतालबा करती है। अब PMLN का इस पे जो मौक़िफ़ है वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलग अलग करना पड़ेगा। ये जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं। यानी उन्हें ये लगता है, PMLN को, बल्कि सबको ये लगता है कि इमरान खान साहब अगर इतना हार्ड स्टांस ना ले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इतना हार्ड स्टांस नहीं लेगी, क्योंकि इमरान खान साहब लीड कर रहे हैं। बेशक वो जेल से बैठकर लीड कर रहे हैं, जेल में जाकर बंदा थोड़ा नॉर्मली नरम हो जाता है, अपना ट्विटर बंद कर देता है, जैसे मरियम नवाज शरीफ ने किया, ट्विटर बंद कर दिए, खामोशी डील हो गई, खामोशी के साथ बाहर आ गए। वो उनको तरीकाकार आता है, उन्होंने खुद बताया अपने मुंह से, हमें पता है कि उसमें जूते पॉलिश करने पड़ते हैं। वो जो भी है वो उनके अपने मुंह से ये बातें निकली हुई है, मैं नहीं कह रहा। तो उनको वो तरीका आता है, वो बिल्कुल कूल डाउन होकर बड़े आराम से वो डील कर देते हैं। इमरान खान साहब क्योंकि उस मामले पे आ नहीं रहे, अभी तक उन्होंने अपना टेम्परामेंट जो है वो बहुत हाई रखा हुआ है, तो उसकी वजह से PMLN और उनके जो बाकी मुखालिफिन हैं, बल्कि उनकी अपनी पार्टी में लोग ये सोचते हैं कि PTI का जो हार्ड चांस है वो इमरान खान साहब की वजह से है। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि सियासी जमात और हुकूमत के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हम बात करने को तैयार है, लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब का एक स्टेटमेंट और भी है कि तहरीक इंसाफ पर किसी भी वक्त पाबंदी लग सकती है बतौर सियासी जमात, वो एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे। तो क्या वाकई में ऐसी पाबंदी लग सकती है? तो इस सवाल का सादा जवाब यह है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा इसलिए मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर अदलिया अब अपने आप को छुड़ा रही है, अदलिया अपनी स्पेस वापस गेन कर रही है। तो ऐसी सूरत हाल में मुमकिन नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी से उसका सियासत का हक छीन लिया जाए। ये मामला अदलिया में जाएगा, अदालत के अंदर जाएगा और फौरी तौर पे हम इसको हल होता हुआ भी देखेंगे। यहां पे इस दौर में अभी इस वक्त ये करना ऐसा नहीं लगता कि ये मुमकिन होगा। बैरिस्टर गौर ने भी एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा जी बातचीत के लिए एक खिड़की जो है वो खुली रखनी चाहिए, और उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर का, उमर अयूब का और शिबली फराज का नाम इमरान खान साहब ने दिया हुआ मुज़ाकरात के लिए, और इनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। अभी तक मुज़ाकरात के लिए बाकायदा कोई कमेटी नहीं बनाई और अभी तक कोई मुज़ाकरात हो भी नहीं रहे। एक जो रिपोर्ट है, जो तहकीकाती रिपोर्ट है, उसका कुछ मतन कुछ सहाफ़ियों के हाथ लगा, उन्होंने इसको पब्लिक भी किया है। अंसार अब्बासी साहब की एक रिपोर्ट भी है इस पे। 9 मई वो कहते हैं जी इमरान खान का भरपूर किरदार है, ये उन्होंने क्लेम किया अंसार अब्बासी साहब ने। साथ उन्होंने कहा 34 इसके मास्टर माइंड थे और 52 इसके मनसूबा साज थे और 185 इस पर अमल दरामद करने वाले थे, लेकिन गिरफ्तार तो 10,000 के करीब लोग हो गए। अमल दरामद करने वाले अगर 185 थे, 52 ये साथ आप मिला लें, ये तो 250 बंदा नहीं बनता टोटल, तो बंदे तो गिरफ्तार हो गए लगभग 10,000 से ज्यादा। तो ये कैसे हो गए? लेकिन अंसार अब्बासी साहब ने इसको रिपोर्ट किया है, ये तहकीकाती रिपोर्ट है जो शाया की है या जो बनाई है निगरान हुकूमत ने, और अब इस हुकूमत की काबीना ने उसको देखा है। मोहम्मद मालिक साहब सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा जी कि ऐसा नहीं होता कि मैं किसी को रगड़ा लगाऊं और फिर मैं ही तय करूं कि उसका रिएक्शन क्या होना चाहिए। यानी एस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को रगड़ा लगता है, फिर एस्टेब्लिशमेंट ये सोचती है कि इनको रगड़ा तो लग गया है, लेकिन हमारे मुताबिक इनको रिएक्शन भी देना चाहिए। तो इसका रिएक्शन क्या होना चाहिए ये भी मैं ही तय करूं, रगड़ा भी मैं ही लगाऊं। जिस तरह का जबर होगा रद्द-ए-अमल भी वैसा ही आएगा। ये नहीं हो सकता कि आप घरों में घुसकर औरतों को जलील करें, घरों को तोड़ें और वो आगे से एक प्रेस स्टेटमेंट निकालें, वहां से रद्द-ए-अमल आएगा। ये मोहम्मद मालिक ने कहा है। जावेद हाशमी साहब का एक बड़ा सख्त स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा जी इससे आगे सिर्फ तबाही है। सरेंडर करो, कौम के सामने सरेंडर करो और माफी मांगो। ये सरेंडर ढाका के सरेंडर से बेहतर है, इसे इज्जत और बेइज्जती का नाम ना दो।
अच्छा, नजम सेठी साहब ने जो बात की, जो मैं पीछे आपको बता रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले क्यों चाहते हैं कि इंक्वायरी करवाई जाए और कौन नहीं चाहता, तो नजम सेठी कह रहे हैं कि 9 मई के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के लोग खुद मुलव्विस थे। ये नजम सेठी कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट खुद नहीं चाहती कि 9 मई की तहकीकात हो, लेकिन तहरीक इंसाफ वाले चाहते हैं कि 9 मई की इंक्वायरी भी हो और चीजें खुलकर सामने आए। नाज़रीन, ये जो नैब के अंदर तरमीम कर दी थी ना, जिसको NRO 2 कहा जाता है, कि नैब के वो सारे कवानीन ही तरमीम करके बदल दिए थे जिनके तहत बड़े बड़े सियासतदानों का माल पकड़ा जाना था। आपको याद होगा जब PDM की हुकूमत बनी तो सबसे पहले इन्होंने नैब के कवानीन बदलने शुरू किए और उसी को NRO 2 कहते हैं। उन्होंने वो तमाम कवानीन बदल दिए जिसके तहत उनके बड़े बड़े लीडर्स के सारे केस थे और उनका धंधा बेनकाब हो रहा था। तो उसको इमरान खान साहब ने उस दौर में चैलेंज किया था और अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कादी फायद ईसा साहब ने अपनी सरबराही में, यानी ये तो हर केस में चीफ जस्टिस साहब खुद आ जाते हैं, 5 रुकनी लार्जर बेंच 14 मई को नैब तरामीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत करेगा। इसमें चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, जस्टिस जमाल खान बंदोखेल है, जस्टिस अतर मिनुल्लाह है और जस्टिस हसन अजहर रिजवी है। अब ये 5 जजेस का एक पूरा बेंच बन गया है। इससे पहले आपको याद है कि साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब और जस्टिस इजाजुल एहसन साहब, इन्होंने इन तरामीम को कलअदम करार दे दिया था। यानी जो तरामीम नैब में की गई थी उन्होंने कहा जी गलत हो गई है, और जस्टिस मंसूर अली शाह ने पार्लियामेंट की कानून साजी को दुरुस्त करार दिया था उस वक्त, इसलिए वो इस मरतबा इसमें शामिल नहीं है। तो अभी पता चल जाएगा कि ये जजेस किस नतीजे पर पहुंचते हैं। फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ा एनालिसिस किया। उनका ये कहना है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान और जमात इस्लामी बाकायदा तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन में शमूलियत इख्तियार कर ले तो हुकूमत के लिए फिर बस से बाहर हो जाएगा इस सारे मामले को संभालना। वो ऐसे कि हुकूमत पहले ही नहीं संभाल पा रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के एहतजाज को। अगर ये सारे अलग अलग एहतजाज करेंगे तो इंपैक्ट नहीं आएगा। तहरीक इंसाफ को तो वैसे ही दबा लिया जाता है ताकत के जरिए से, वो ब्रूटल फोर्स यूज की जाती है और उसको शायद पाकिस्तान का मीडिया या इंसानी हकूक की तंजीमें उसको अब जस्टिफाई भी समझते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल हो गया कि अब वो रूटीन का हिस्सा लगता है। लेकिन जब ये सारी सियासी जमातें मिल जाएगी तो फिर ताकत का इस तरह का इस्तेमाल करना भी मुमकिन नहीं रहेगा। फजलुर रहमान साहब का नाज़रीन स्टेटमेंट यहां पे जरूर आप सुन लें। फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि आज कहते हो 9 मई गद्दारी है, ये कर देंगे वो कर देंगे, कह दो धांधली हुई, नहीं हुई तो फिर अवाम ने आपका बयानिया दफन कर दिया। ये फजलुर रहमान साहब जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। और फजलुर रहमान साहब तो आपको मैं बता रहा हूं कि फजलुर रहमान साहब और अली अमीन गंडापुर, इन दोनों का ताल्लुक एक ही हल्के से है, दोनों डेरा इस्माइल खान से है और दोनों ने इस वक्त जो है वो 5वां गियर लगाया हुआ है और दोनों की गाड़ी जो है वो 140-50 पे ही भाग रही है। तो किसी भी वक्त इनमें से किसी का चलान हो सकता है। अली अमीन गंडापुर एक बड़ी सेफ विकेट पे है, गवर्नर रूल लग नहीं सकता आइन के मुताबिक, इमरजेंसी का नफाज हो नहीं सकता आइन के मुताबिक, क्योंकि मामला उसी असेंबली के पास जाएगा। और अगर ऐसी कोई कोशिश की गई तो खैबर पख्तूनख्वा में जो रद्देअमल आएगा उसका सबको अंदाजा है। तो अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कुछ करना इतना आसान रहेगा नहीं, वो वजीर आला है एक सूबे के, तो वो अब आने वाले दिनों में ऐसा लगता है मजीद लीथल होते चले जाएंगे। अच्छा, जितना वो आगे बढ़ेंगे, फजलुर रहमान क्योंकि उनके मुकाबले में रहते हैं हमेशा, वो भी उनसे एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, किसानों के हवाले से बुरी खबर लगातार आती चली जा रही है। किसान धक्के खाते खाते इस हालत में पहुंच गया कि ना उसको बारदाना मिल रहा है, और मैं पंजाब की आपको बात बता रहा हूं, ना किसान को बारदाना मिल रहा है, ना गंदम खरीदारी हो सक रही है। गंदम का रेट गिरते गिरते 2800 रुपए तक आ गया है। यानी जो सरकार ने रेट मुकर्रर किया, नॉर्मली उससे महंगा बिक जाता था, सरकार ने 3900 रुपए मुकर्रर किया था, ये उससे 1100 रुपए कम के ऊपर रेट आ गया है। जो बासर लोग हैं वो कुछ ना कुछ करके अपनी गंदम बेच रहे हैं, लेकिन किसान को कुछ नहीं मिल रहा। नाज़रीन, जाते जाते सिर्फ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का एक स्टेटमेंट आपको बताऊंगा, उससे आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि अदलिया कहां खड़ी है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, वो अगली वीडियो में बताता हूं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का ताल्लुक है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। उन्होंने फरमाया कि हम जज बनते हैं इज्जत के लिए, वरना जजेस को कोई आजादी हासिल नहीं। यहां हर चीज मैनेज हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, जजेस कैदी बने हुए हैं, ये कहा जज साहब ने। अब तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।